खुद को ढूंढ लेंगे, सपनों को खुल के जिएंगे। लोग जो देखें कमी उसको जमी कर मिल के परचम हम फहराएंगे, नई दुनिया बनाएंगे। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी, चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो। चल तो आइए सुनते हैं जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी। चल चल सखी, चल चल सखी। श्रोताओं नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं नीतू सिंह आज आप सभी का पॉडकास्ट की विशेष सीरीज जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी के चौथे एपिसोड में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारी कोशिश है कि इस सीरीज में हम आपके लिए नारीवाद एवं अधिकार के मुद्दों को केंद्र में रखकर नेतृत्व बदलाव एवं संघर्ष की कहानियां लेकर आ सकें। हम उन मुद्दों पर भी बात करें जिन पर बात करना जरूरी है, जो अक्सर हमारी गिनती और नीति में पीछे रह जाते हैं। आज जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी के चौथे एपिसोड में आप सुनेंगे कि विकलांग महिलाओं की शादी और उससे जुड़े चुनाव को लेकर उनकी क्या चुनौतियां और संघर्ष हैं। इनकी शादी को लेकर सरकार की नीति क्या है और क्यों है। क्रिया संस्था ने इस मुद्दे पर एक शोध भी किया है। उस शोध के क्या नतीजे रहे, जैसे कई जरूरी सवालों के जवाब हम एक्सपर्ट्स और धरातल से जुड़ी आप बीती कहानियों से समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर विकलांगता के साथ रह रहे लोगों की यौन जरूरतों और अभिव्यक्तियों को हम अनदेखा कर देते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि विकलांग व्यक्ति यौन रूप से सक्रिय नहीं होते या फिर उन्हें यौन रूप से सक्रिय नहीं होना चाहिए। विकलांगता की वजह से उन्हें अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने की मनाही जैसे होती है। अपनी इच्छाएं व्यक्त न कर पाने की वजह से भारत में करीब 42% विकलांग व्यक्तियों की शादी ही नहीं हुई, जबकि अगर बात हम विकलांग महिलाओं की करें तो यह आंकड़ा बढ़कर 46% पहुंच जाता है, जो कि बेहद चिंताजनक है। विकलांगता के साथ जी रहे लोगों की शादी का प्रतिशत बढ़ सके, इसलिए भारत के 19 राज्यों में शादी सहायता प्रोत्साहन योजनाओं को लागू किया गया है। हालांकि कुछ जानकार इन योजनाओं का विरोध करते हैं तो कुछ इसके पक्षधर भी हैं। क्रिया संस्था ने इन 19 में से 2 राज्यों में शोध किया है। ये प्रारंभिक अध्ययन विकलांग महिलाओं और नारीवादी विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ हुए गुणात्मक साक्षात्कार पर आधारित है। इस शोध को पश्चिम बंगाल में रहने वाली संपा सेन गुप्ता जी ने वर्ष 2019 में किया। ये श्रुति डिसेबिलिटी राइट्स सेंटर की संस्थापक है और बीते 40 वर्षों से बड़ी सघनता के साथ नारीवाद, विकलांगता और अधिकार के मुद्दे पर काम कर रही हैं। शंपा सेन गुप्ता और उनकी टीम ने क्रिया के सहयोग से 2 राज्यों केरल और बिहार में चल रही विवाह प्रोत्साहन योजनाओं पर एक रिसर्च पेपर तैयार किया है, जिसमें यह जानने की कोशिश की गई है कि विकलांग महिलाओं पर इन योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा। सब साथ चल गई हो, ये अब हाथ चल गई हो। चलिए इस शोध के बारे में विस्तृत रूप से संपा सेन गुप्ता जी से बात करते हैं। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, लेकिन बहुत सारी स्टेट में ऐसी स्कीम है। विवाह के टाइम विकलांग औरत पैसा मिलता है और ये हर स्टेट में अलग अलग है। ऐसे नहीं कि एक ही अमाउंट है और रूल्स भी अलग अलग है हर स्टेट में। बहुत सारे लोग ये नेगेटिव देखते हैं इसलिए, क्योंकि सोचते हैं कि ये तो पूरा डाउरी हो गया है। जैसे डाउरी फैमिली नहीं दे सकते तो सरकार से पैसा मिल जाता है। इंसल्ट सोचता है कि ये डिग्निफाइड नहीं है, जैसे सेल कर रहा है, ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब रूरल वुमेन के साथ बात किया था कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जिसके साथ भी बात किया था कि एक्टिविस्ट थे उधर, तो उन लोगों ने बोला कि ये बहुत अच्छा स्कीम है, क्योंकि घर बसाने के लिए तो पैसा चाहिए। विकलांग लोगों के लिए ऐसे ही पैसा कम होता है उनके पास, क्योंकि नौकरी ज्यादा नहीं मिलते, न पढ़ाई की सुविधा नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो अगर सरकार ने कुछ पैसा दिया तो अच्छा ही तो है। टोटली कुछ डिफरेंट ऐसे मतभेद हमारे रिसर्च में भी आया है। तो मुझे बहुत ये इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि
हमने कोशिश की कि जो औरत है जिसके मिला पैसा, उनके साथ भी हमारा रिसर्चर उधर गए थे, उनके साथ बातचीत किया कि ये पैसे किस चीज में खर्च हुई है। तो ऐसे सिर्फ एक विकलांग औरत बोली थी कि हम अपना वोकेशनल ट्रेनिंग में ये पैसा खर्च किया। लेकिन जैसे एक बोली थी, नहीं पिताजी ने बहुत लोन किया था मेरे शादी के टाइम, तो वो खर्चा इससे हुआ था। ऐसे बहुत ही अलग अलग रिप्लाई आए थे। जो भी इंटरव्यू लिया है, बहुत ही डिटेल हमें बातचीत हो पाई है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आई है कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। फाइनली हम बोल सकते हैं कि ऐसे नहीं कि हमें ये रिसर्च एंड हो गई है ऐसे, क्योंकि मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत और भी चर्चा हमें करना चाहिए। जी। बिहार बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बिहार में एक जो संस्था है बिहार विकलांग अधिकार मंच, उससे जुड़ी हुई जो एक्टिविस्ट है, वो इसके इस मुद्दे पर बहुत काम करती है। ये मैरिज इंसेंटिव के लिए काम करती है, और उनका अमाउंट भी बढ़ाने के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। और बिहार में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वो शादी के समय पैसा नहीं मिलते, पैसा बाद में मिलते हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग लगा। और केरल में ये था कि केरला का स्कीम जो था उधर दोनों को मिलता है, सिर्फ विकलांग औरत को नहीं, विकलांग पुरुष को भी मिलता है शादी के टाइम। अगर अब विकलांग कोई पिता में आता है, उनका चिल्ड्रन के शादी में भी मिल जाता है। तो डिफरेंट लगा, तो इसलिए हम लोग ये दोनों से शुरू किया था। तो मैम, आप तो लंबे समय से काम कर रही हैं विकलांग महिलाओं और लड़कियों के साथ। तो आपका क्या अनुभव रहा कि हमारा समाज आज भी विकलांग लड़कियों की शादी को कैसे देखता है? हमारा समाज तो बिल्कुल ठीक से नहीं देखता है विकलांग औरत की शादी को, क्योंकि ये हमारे अभी भी जो मन में जो है ना कि अगर औरत है तो उनका परफेक्ट बॉडी होना चाहिए, कि पूरा ऐसे शेप ऐसे होना है, कलर कैसे होना है, पूरा जैसे फेयर स्किन होना है, बाल लंबा होना चाहिए, ऐसे पूरा डिटेल ऐसे। तो ऐसे ही समाज है, तो अगर विकलांग है तो उनके कोई ऐसे चीज में कुछ कमी हो जाए शरीर में या मन में, तो उन्हें ठीक से नहीं देखता है समाज। और इसमें एक अंतर है, क्योंकि डिसेबल्ड मेन जो है, विकलांग पुरुष जो है, उनके लिए इतना ज्यादा चुनौती नहीं है, क्योंकि उनका बॉडी के ऊपर समाज इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। उनके लिए एक चुनौती ये है कि वो इनकम कैसे करे, क्योंकि सामाजिक ऐसे रोल सोचते हैं कि पुरुष इनकम करेगी और औरत के सुंदर दिखने के लिए है। तो इसलिए ये एक अभी भी बहुत प्रॉब्लम है इनकी शादी की। हमारा जो सेंसस को स्टैटिस्टिक्स जो है, वो भी ऐसे बोलता है बहुत ही कम विकलांग पर्सन की शादी होती है हमारे देश में। विकलांग औरत के साथ बात करते हुए पता चला कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है, कि अपने बॉडी पार्ट्स में बारे में थोड़ा डिटेल मालूम नहीं है, कि कैसे क्या उन्हें प्लेजर मिल सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी लड़कियां ने बोली कि शादी करना चाहती हूँ, लाल साड़ी मुझे बहुत पसंद है, माँ बनना चाहती हूँ, ये सब सपने वो देखते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि विकलांगता के साथ जी रहे लोगों के लिए जो विवाह प्रोत्साहन राशि की स्कीम राज्यों में चल रही है, उसमें अभी किस तरह के सुधार की जरूरत है, या आपको उसमें क्या अभी कमियां या खामियां नजर आती हैं ताकि इनको और बेहतर किया जा सके? पहले तो ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट है, ये प्रॉब्लम है। मुझे बिहार का स्कीम अच्छा लगा, क्योंकि वो जैसे बोलते हैं कि शादी के टाइम ही इतना पैसा नहीं मिलेगा, पैसा बाद में मिलेगा। अगर शादी कुछ प्रॉब्लम आ जाते तो पैसा नहीं मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं अगर पैसा मिल जाए तो पैसा लेकर भाग जाएगा, क्योंकि ये उसको तो पैसा के लिए ये शादी कर रहा है। ये एक अच्छा बात है। एक बात है कि सरकार को मॉनिटरिंग करना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी कुछ मॉनिटर, वो बस ऐसे बोल दिया कि हाँ हमें ये अमाउंट है और इतना लोगों के हम दिया है, बस इतना ही उनका पास इंफॉर्मेशन था। कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई है कि ये
अगर सरकारी कुछ स्कीम है तो उन्हें तो मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। कोई भी स्टेट में हमें नहीं मिला। अवेयरनेस होना चाहिए कि जो विकलांग व्यक्ति जो है, विकलांग महिला जो है, तो जैसे आम महिला के तरह ही उनका राइट्स, अधिकार जो है वो भी सेम है, सब कुछ सेम है, उनका इच्छा जो है वो भी सेम है। अगर आम लड़की चाहता है कि कॉलेज में जाए या शादी करे, ऐसे इनके भी एक ही सेम इच्छा है। तो ऐसे हमें उनका कंसेंट के बिना हमें उनके लिए डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए। अपना डिसीजन वो ले सके ऐसे माहौल बनाना चाहिए, ऐसे एजुकेशन उन्हें दे दो, ऐसे कुछ अवेयरनेस क्रिएट करो सोसाइटी में, जो ऐसे लड़कियों को भी रेस्पेक्ट के साथ वो देख सके। क्योंकि सिर्फ लाइफ ऐसे बचने के लिए नहीं है, लिविंग विथ डिग्निटी हम जो बोलते हैं, तो डिग्निफाइड लाइफ पर लीड करने के लिए सभी महिला को यही यही अधिकार है, तो विकलांग औरत के भी इससे ही है। तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी। इस शोध पेपर के प्रारंभिक अध्ययन में 9 साथियों को चुना गया था, जिन्होंने इन योजनाओं में आवेदन देकर लाभ लिया था। इनका चुनाव लक्षित सैंपलिंग के आधार पर किया गया। इन 9 विकलांग साथियों को राष्ट्रीय मंच, NRPD और बिहार विकलांग मंच से जुड़े स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से चुना गया। इस शोध में इस मुद्दे पर काम करने वाली 6 महिला विकलांग कार्यकर्ताओं को भी लिया गया। इनमें से किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी योजना से वित्तीय लाभ नहीं मिला था। अभी हम आपको बिहार के विकलांग अधिकार मंच से जुड़ी खुशबू से मिलवाते हैं। इनकी शादी 2016 में हुई थी। इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की और अभी इनकी 5 साल की एक बेटी है। इन्हें बिहार में चलने वाली बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ मिला है। चलिए इनके अनुभव सुनते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस योजना से मिलने वाली राशि को ये विकलांग व्यक्तियों की शादी में कैसे देखती हैं। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी। मेरा नाम खुशबू कुमारी हुआ और मैं पटना फुलवारी शेप से बिलोंग करती हूँ। और मैं मतलब हैंडीकैप्ड हूँ, जो अपने दाएं पैर से प्रॉब्लम है हमारे पैर में, जो कैलिपर लगा के मैं चलती हूँ। और हमारी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, हो चुकी है। जी जी जी, और मैं मैरिड हूँ और मेरी एक छोटी सी बेबी है 5 साल की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। खुशबू, अगर हम आपसे समझ पाए थोड़ा सा कि विकलांग लड़की के लिए शादी करना कितना चुनौतीपूर्ण है, अगर आप थोड़ा सा अपने अनुभव के साथ हमें बता पाए। शादी के लिए तो काफी लोग सोचते भी नहीं है कि खुद को तो संभाल नहीं सकती तो घर परिवार क्या संभालेगी। तो विकलांग लोगों को शादी के बारे में बिल्कुल लोग नहीं समझते हैं और ना ही उनके इच्छुक को जान पाते हैं कि इनको करने लायक है या नहीं है। ऐसा कुछ मतलब कुछ कर नहीं सकती, उनको उत्साह बढ़ाने की बजाय उनको दबा दिया जाता है, तो वो आगे सोचती है कि कुछ करने के लिए भी, तो वो कर नहीं पाती है। अगर आप अपने अनुभव से थोड़ा बता पाए कि आपकी शादी हुई, आपके लिए आपकी शादी करना, अपनी पसंद जाहिर करना कितना आसान था या कितना मुश्किल था। मेरी शादी तो मतलब लव मैरिज से हुई है, उसको अरेंज किया गया था। शादी हुई अच्छे से हुई, वो मंच में ही हमारी शादी हुई थी, विकलांग अधिकार मंच में 2016 में। तो ससुराल में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बाद में वो लोग भी सपोर्ट कर लिए। हाँ, अभी आपने बिहार विकलांग मंच का नाम लिया और आपने बताया कि आपकी शादी 2016 में हुई और बिहार में एक कानून आया था कि जो विकलांग लोगों की शादी के लिए एक प्रोत्साहन राशि शुरू की गई थी, है ना, विवाह के उपरांत। तो क्या आपको उस योजना का लाभ मिला? वो क्या योजना थी, कैसे आपको लाभ मिला? क्या आप उस स्कीम को अपनी शादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका मानती हैं? तो शादी के मतलब लगभग 3 साल के बाद मुख्यमंत्री निःशक्त प्रोत्साहन विवाह राशि दिया जाता है। मतलब पहले थी कि 1 लाख रुपए मिलते थे दोनों जन को। अब में क्या हो रहा है कि अब मतलब सरकार देख रही है कि ये सब चीज इच्छुक हो रहे हैं, विकलांग लोगों की शादी विवाह हो रही है। पहले 2 लाख थे और अब 4 लाख हो गए हैं। ये गरीब लोग होते हैं तो उनके लिए तो समझिए कि सही है, कुछ रोजगार वगैरह कर सकते हैं। दिव्यांग लोग कुछ नहीं कर पाते हैं तो एक गुमटी होती है ना पान की, आराम से खोल लेते हैं, खोल के उस बिजनेस को आगे बढ़ा के घर परिवार को देख सकते हैं। और आपको क्या ये 1 लाख रुपए की राशि मिली है? हाँ, हमको तो मिल गई है। मिलने में बहुत कठिनाई हुई थी, कहते हैं कि 3 साल के बाद मिल जाती है,
बट टाइम तो काफी लगा था। और आपने इन पैसों को खर्च कहाँ पे किया? और मैं श्रृंगार का दुकान स्टार्ट की हूँ। अच्छा अच्छा। खुशबू, अगर बिहार में ये योजना नहीं चल रही होती तो जी क्या विकलांग लड़कियों के लिए शादी करना आसान था? आपको क्या लगता है? नहीं मैम, ऐसा मतलब अभी योजना चल रही है वो तो सही है, बट योजना चलते हुए भी कितने गार्जियन अभी भी गांव में है कि लोग चाहते नहीं कि विकलांगों की शादी हो। वो लोग चाहेंगे कि ऐसा हो गई है, ऐसा जन्म ली है, ये मतलब इसका शादी नहीं करवाएंगे ऐसे वैसे। लेकिन अब बिहार सरकार से जब मिलना स्टार्ट हुआ तो कुछ लोगों के माइंड में ऐसा आ रहा है कि इन लोगों की शादी कर दे तो मतलब कुछ प्रोत्साहन राशि जो आएंगे उससे अपना ये शॉप वगैरह या कुछ पढ़ाई लिखाई जो भी करना हो कर सकते हैं। कहते हैं कि खुद के पैरों पर तो चल नहीं सकते हो, दूसरे को क्या चलाना सिखाओगी। लोग पढ़ने तक में भी लोग भेजना नहीं चाहते कि स्कूल भी नहीं जाओ, स्कूल में पढ़ लिख कर क्या करोगी, सारा पैसा ही तो बर्बाद होगा, ऐसा कुछ। 100 में 10 या 20% ऐसे होंगे जिनको मतलब पढ़ने लिखने में ज्यादा सुविधा हो रही होगी। अब पेरेंट्स सपोर्टेड जिसको कह सकते हैं, तो शहर में लोग हैं कि थोड़ा बहुत जानकारी कि सभी लोगों को हो जा रही है, तो मतलब हम जैसे मेरे साथ हुआ तो मैं किसी और को बताई, वो किसी और को बताएं, इस तरीके से उनका सपोर्ट हुआ तो फिर वो थोड़ा सा समझ जाते हैं। लेकिन गांव वाले तो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं होते हैं। नहीं, अरे ये विकलांग है, ये क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, ऐसे वैसे घर में रहो, खाओ, एक कोने में रहो, पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब ये जान नहीं रहे हैं कि अभी पढ़ना लिखना भी दिव्यांग लोग के लिए बहुत जरूरी है। खुशबू, अगर हम आपसे जान पाए कि विकलांगता के साथ जो महिलाएं लड़कियां रह रही हैं, शादी के बाद उनकी ससुराल में किस तरह की चुनौतियां होती हैं, किस तरह की हिंसा होती है उनके साथ? हिंसा होती है, शादी हो गई, अगर कोई गेस्ट आते हैं आपके मिलने के लिए घर पे तो कह जाते हैं नहीं बाहर नहीं निकलना है, इधर उधर जाना नहीं है, कुछ दिन तक घर में पैक होके रहना है। मेरे साथ खुद हुआ था, मैं यहाँ पे जब भी शादी करके आई थी तो मतलब छत पे नहीं जाती थी, मेरे को छत पे जाने के लिए नहीं मिलता था कि छत पे नहीं जाना है, कुछ लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कुछ लोग आ रहे हैं तो भी मतलब नहीं जाना है, घर में रहिए, रूम में रहिए, वो चले जाएंगे तो फिर आप वापिस आइएगा, ऐसा होता है। और हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है। कितने लोग हैं कि मतलब दिव्यांग शादी बस हो गया, इतना बस शादी हो गया, अब उनके साथ क्या होना चाहिए उनके बारे में सोचना नहीं है। खुशबू, क्या आप अपनी इच्छाओं पे बात कर पाती हैं? क्या आप अपने शौक जाहिर कर पाती हैं? कभी कभी इच्छा मतलब होती है बहुत कुछ की, लेकिन सब चीज सही होता है तो इच्छा जाहिर करने में भी अच्छा होता है। नहीं कुछ अच्छी होती है तो अपने इच्छा को खुद अपने अंतर आत्मा में मार को रखना पड़ता है, दूसरे के ऊपर निर्भर होकर चलना वो बहुत कठिन है। खुशबू, अगर हम आपसे समझ पाए कि बिहार में जो ये विकलांग लोगों के लिए विवाह राशि स्टार्ट की गई है, इसे आप कैसे देखती हैं शादी में? विवाह राशि तो मतलब मेरे ख्याल से तो अच्छा है, अच्छा नहीं कह सकते, बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि जिनके पास कुछ है नहीं तो उनके लिए तो राशि ही बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हाँ, हम दिव्यांगों को थोड़ा सा मायने रखता है कि मतलब उस राशि से कुछ हम लोग कर सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि विकलांग लोग को कभी विकलांग ना बोले, उनको आत्मनिर्भर करने का हौसला दें कि आप भी कुछ कर सकते हैं। उनको मनोबल टूटने देने से अच्छा है कि उनको बढ़ावा दें ताकि वो कुछ कर सकें। खुशबू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पे हमारा कभी बिहार आना हुआ तो हम पटना में आपसे जरूर मिलेंगे। जी मैम, बिल्कुल। अभी आपने खुशबू को सुना कि आज भी हम विकलांगता के साथ रह रहे लोगों को बोझ की तरह देखते हैं। आपने अपने आसपास अक्सर ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि वो लड़की पैर से विकलांग है, उसकी शादी हाथ से विकलांग लड़के से करा दो, वो चल नहीं सकती क्योंकि दोनों पैर नहीं है, तो उससे शादी कौन करेगा? उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता तो उसे सजने संवरने की क्या जरूरत? वो तो विकलांग है, उसको शादी की ही क्या जरूरत? मानसिक रूप से विकलांग लड़की के साथ डेट कौन करेगा? वो विकलांग है, उससे क्या पूछना किससे शादी करनी है और किससे नहीं? हम ऐसे अनगिनत वाक्य बोलकर विकलांगता के साथ जी रहे लोगों के संघर्ष को और बढ़ा देते हैं, जबकि हम में से हर किसी को यह समझना होगा कि विकलांगता महज एक अवस्था है और उस अवस्था के साथ जी रहे हर इंसान को अपने मौलिक अधिकार हैं
जो उसे अपनी पसंद के अनुसार जिंदगी जीने का अधिकार देते हैं और उनका अपना एक व्यक्तित्व और पहचान है। हमारा जोर इस बात पर रहता है कि उन्हें कैसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे वे खुद कमा खा सकें। दुख की बात यह है कि उनकी ये आत्मनिर्भरता उनके अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक उपकार के रूप में उन्हें दे दी जाती है। हम उन्हें कमाने के लायक तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक आम इंसान की तरह नहीं देखना चाहते, जिनकी बाकियों की तरह सामान्य इच्छाएं हैं, फिर चाहे वो कमाई हो या पढ़ाई, फिर बात शादी की हो या सजने संवरने की, या फिर अपनी इच्छा जाहिर करने की। चलिए श्रोताओं, अभी हम आपको बिहार के पटना शहर से विकलांग अधिकार मंच की अध्यक्ष कुमारी वैष्णवी से मिलवाते हैं, जो वर्ष 2008 से विकलांग अधिकार मंच से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने अब तक 56 विकलांग जोड़ों की शादियां कराई हैं। चलिए अभी सुनते हैं वैष्णवी को और उनके अनुभव जानते हैं। तो वैष्णवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। धन्यवाद। क्योंकि आपका काम ही विकलांग लड़कियों की शादी पर है ज्यादातर, है ना? तो खास करके 2016 से शादी के प्रोग्राम से हम जुड़े, लेकिन ये हमारी सोच 2012-13 से ही हो रही थी कि डिसेबल लोगों के साथ जब हम राष्ट्रीय स्तर पे जुड़े, राष्ट्रीय विकलांग मंच के माध्यम से जो हम कई राज्यों में ट्रेनिंग देने जाते थे, तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि लड़के और लड़कियां दोनों ही उनके जीवन को लेकर के काफी एक निराशा है। वो कुछ अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं। उनके साथ काफी दिक्कतें थी। जब उनसे घुल मिल करके बात की अच्छे से, तो बताए कि उनके परिवार वाले भी नहीं सोचते हैं उनके विवाह के बारे में, उनके गृहस्थी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो इन सब बातों को लेकर के हमने पहल किया और शादी का प्रोग्राम हमने 2016 में शुरू किया। ये सामूहिक विवाह के रूप में टॉपिक था। उनके जीवन में कोई ऐसा साथी हो, कोई ऐसी खुशी हो जिससे कि वो अपने जीवन को खुशी से जी सके। तो 2016 से अभी 2024 चल रहा है, करीब 9 साल आपको हो गए हैं इस तरह का काम करते हुए। तो इन 9 सालों के अनुभव अगर आप थोड़े से हमारे साथ साझा कर पाए कि शुरुआत जब आपने की तो कितना मुश्किल था, कैसे बिहार में जो कानून आया है ना, फिर उसको कैसे आपने चीजें बेहतर हुई, अगर आप थोड़ा सा बता पाए। देखिए, कई स्टेट में ना विवाह के उपरांत प्रोत्साहन राशि मिलती थी, उसको प्रोत्साहित किया जाता था, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं था कि ये अगर बिहार में भी होता तो इसको बढ़ावा मिलता। काफी मशक्कत करना पड़ा। हमने कई बार गवर्नमेंट से बात किया कि क्यों नहीं बिहार में भी प्रोत्साहन राशि शुरू किया जाए, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहित किया जाता है, तो डिसेबल लोगों के मैरिज को क्यों नहीं प्रोत्साहित किया जाता है। तो कई सवाल बीच में खड़े हुए, कई लोगों के साथ मेरी बातें हुई। 2013 से लिखते लिखते 16 में ये गवर्नमेंट में, बिहार में गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, एक योजना लाया जिसका नाम निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना हुआ। हमें बहुत अच्छा लगा कि जैसे ही ये योजना आई, इसको बहुत अच्छे स्वरूप में लिया गया। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि पहली दफे 16 में ये योजना भी आई। संयोग से हमने 16 में ही सामूहिक विवाह का प्रोग्राम बनाया था और 7 जोड़े का शादी हमने उस वक्त विकलांग अधिकार मंच के माध्यम से शुरू किया। आवेदन को भी अप्लाई किया और वो जो राशि लोगों को मिली वो लोगों के लिए काफी कारगर हुई और लोग उससे अपना बिजनेस या जो भी है, जिनको जैसी जरूरत हो या बीमारी हुई या बिजनेस हुआ, जो भी हुआ उसमें वो लोग अपना उपयोग कर रहे हैं राशि का। कहीं भी 2 रोटी खाए, जिंदगी चली गई, जमीन है उसका भाई ले रहा है, बाप ले रहा है, जो भी लेना है ले रहा है। लड़कियां भी हैं जिंदगी में मैके में बर्तन धोई, काम की, उसकी इच्छा, अपनी इच्छा को अंदर में मार ली, अपने उसके मन में दिल में कोई तमन्ना भी वो बोल नहीं पाई, कैसे भाई बोलूं। तो वो एक समय आता है, भाई भाभी सब लोग हैं, मम्मी पापा भी गुजर गए, तो अपना बस बर्तन धोते, खाना बनाते, अपनी जिंदगी को अपने भतीजा भतीजी के साथ में बिताते रह गई, बोल नहीं पाई। आज वो अपने कम से कम दोनों हस्बैंड वाइफ ठीक से जी तो रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख को शेयर तो कर रहे हैं। वैष्णवी जी, आप विकलांग लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा को कैसे देखती हैं? मतलब क्या इनके साथ सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा हिंसा होती है? अगर हाँ, तो वो किस तरह से होती है? देखिए, सामान्य लोगों के जो गैर विकलांग लोग हैं उनके तुलना में विकलांग लड़कियों के साथ या विकलांग लोगों के साथ में
खास करके लड़कियों के साथ में जो हिंसाएं हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। तो वो क्या है ना कि असल में जो विकलांग लड़की होती है वो किसी पे आश्रित होती है, ठीक है। तो इस कारण से उनकी जो उनके साथ ये जो हिंसाएं हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। उनको मालूम है कि मैं नहीं तो फिर कोई और नहीं, तो जिससे वो सहायता लेती हैं, चाहे वो पति हो, चाहे वो उनका भाई हो, चाहे उनके घर में कोई हो, चाहे समाज के लोग हो, चाहे उनके सेवक खुद ही हो, उनके साथ जो व्हील चेयर के साथ रहते या जो भी हो, वो हमेशा हिंसा और छेड़खानी का शिकार होती हैं और मुंह को दाब करके वो आगे बढ़ती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम बोलेंगे तो फिर वो भी छोड़ के निकल जाएंगे। वैष्णवी जी, आपसे बस मेरा एक आखिरी सवाल कि अगर बिहार में ये विकलांग लड़कियों की शादी के लिए या विकलांग लोगों के लिए प्रोत्साहन राशि ना होती तो क्या शादियां नहीं होती? अगर होती तो क्या चुनौती? नहीं होती, इतना ये जो खुल के बोल पा रहे हैं लोग ना, वो नहीं होती। हो ही रही थी, केस भी आ रहे थे, जबरदस्ती वाली भी शादी हो रही थी। अब बेटी का शादी कर देना है, लोग कर दिए, तुमको कैसे रहना है तुम रहो। लेकिन अभी लोग अपने हिसाब से पसंद को खोज रहे हैं। जैसे मुझे कोई पसंद है और मुझे मालूम है मेरे मम्मी पापा नहीं एक्सेप्ट करेंगे, चलो पैसा मिलेगा ना, हम लोग मिलके बिजनेस करेंगे, हम लोग कमा लेंगे, खाएंगे, रह लेंगे। ये वाली बात आने लगी है। नहीं, आप इस पैसे को तो फिर लालच में तो नहीं देख रही कि एक अमाउंट मिल रहा है, इस वजह से हम शादी कर रहे हैं, कहीं ये एक दहेज का दूसरा प्रारूप तो नहीं है? बस यही बात तो बोल रहे हैं ना कि दहेज का दूसरा प्रारूप कैसे हो सकता। दहेज तो जबरदस्ती दिया जाता था कि लो मेरी बेटी से शादी करो, हम दे रहे हैं। और ये लड़के और लड़कियां मन बना रहे हैं कि हम शादी कर लें तो पैसा मिलेगा तो अपने जीवन को जिएंगे, कल मेरे बाप और माँ हमको छोड़ देंगे और हम निकम्मा हैं तो हम उस पैसे से बिजनेस कर लेंगे। तो वो तो रोजगार का साधन हो रहा है, उसको दहेज हम मान ही नहीं सकते। और लड़की के मन में एक हिम्मत आ रही है और साफ कहा गया है हमारे यहाँ की इस राशि में कि अगर लड़का लड़की दोनों डिसेबल है तो पैसा जो है लड़की के अकाउंट में जाएगा। तो लड़की को हिम्मत आ रहा है और अच्छा है। जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, उनके लिए 1 लाख रुपए बहुत मायने रखता है। वो सोचते हैं कि 50,000 में बिजनेस कर लेंगे तो 50,000 को फिक्स भी कर लेंगे, ये भी दिमाग में उनके आता है। तो बहुत शुक्रिया वैष्णवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। चल सब साथ चली गई हो, लिए अब हाथ चली गई हो। संपा जी, वैष्णवी जी और खुशबू को सुनकर हमारी विकलांग व्यक्तियों के जीवन और चुनौतियों की समझ और पुख्ता हुई। शादी का चुनाव विकलांग महिलाओं के लिए आसान नहीं है और इसी के साथ सरकारी सहायता के प्रावधान इस चुनाव को कैसे मदद करते हैं और कैसे इसे जटिल बनाते हैं, इसका सीधा जवाब दे पाना भी आसान नहीं। लेकिन हमें अपने दृष्टिकोण में विकलांग महिलाओं की गरिमा को केंद्र में रखकर ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए और उन्हीं को उनके जीवन के मुद्दों के फैसलों का मुख्य निर्णयकर्ता समझना चाहिए। तो श्रोताओं, आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा? आपके एपिसोड को लेकर क्या सवाल और सुझाव हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी वक्त हो चुका है आप सबसे इजाजत लेने का। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज के 5वें एपिसोड के साथ। जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी का 5वां एपिसोड सुनना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि अदृश्य विकलांगता के साथ रह रहे लोगों के जीवन को कैसे समझा जाए। अदृश्य विकलांगता से जुड़ी हमारी किस प्रकार की धारणाएं हैं, न्यूरो डाइवर्जेंस जैसी अदृश्य विकलांगता के साथ जीना किस तरीके से चुनौती लेकर आता है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब के साथ हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक मुझे यानी नीतू सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप सब रखें अपना ख्याल। अब अपनी सबकी बात करी बई हो, चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो। चल सखी अब अपनी सबकी बात करी बई हो, चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो। मजबूर साथी कोई छूटे नहीं पावे हो, जिंदगी खुल के जिए हुई जिम्मेदारी हो। मजबूर
साथी कोई छूटे नहीं पावे हो, जिंदगी खुल के जिए हुई जिम्मेदारी हो। बात ही से बात बनी है जागे दुनिया सारी, चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो। चल सखी अब अपनी सबकी बात करी बई हो, चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो।